नौचंदी। ऐसा करो रहमत भाई कि एक खेप में तो तुम समूची बड़ी बी को ही टमटम में भर के नौचंदी पे ले जाओ। उन्हें कुल्फ़ी और कैंची दिला के वापस लिए आना। इधर मैं दूसरी खेप के लिए अहाते के औरतों बच्चों को तैयार करके रखता हूँ। गणपत ने सुझाया। रहमतुल्लाह हंसने लगा। जगेसर ने पूछा, काहे कोचवान साहब, अपने एक खीसा में मूंगफली और दूसरे में पिस्ता भर लीने की नहीं? हमेश की भांति मेल मुलाकाती मिले पर पिस्ता वाला खीसे में से मुट्ठी काट कर खोल देना, नहीं तो अपन मूंगफली चापते चलते ही चलेंगे मेला भर में। हो, अरे हट, हमारी दोनों जेबों में मेवा भरा है। अरे तुमने तो कोचवान जी क्या गजब की लहर दे डाली अपने बालों में। हमारा केस तो देसी घास सा उगा है साला। जगेसर ने ज़रा उदासी से कहा और वह घोड़ी को रंग बिरंगे दानों और कौड़ियों की झालरों से सजाने लगा। बोला, अरे हमारी बीबी जान तो यह देखो दुल्हन बन के जा रही है मेले में। रहमतुल्लाह ने ही प्यार से घोड़ी की पीठ थपथपा दी। मालिक को कहाँ छोड़ा रहमत? गणपत ने पूछा। वही मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, डॉक्टर साहब को लेकर क्लब। वही मालिक को अपनी मोटर में आ छोड़ आएंगे। ले, अपना लाव लश्कर भी आ लिया। गणपत ने जनाना सवारियों और बच्चों को भीतर से आते देखकर कहा। सबसे आगे नन्हे ही दौड़ा चला आ रहा था, सर पर किमखाब की टोपी, बदन पर धूप छाँव वाले पीले रेशम की अचकन, पर नीचे से नंग धड़ंग, क्योंकि उसकी पजामी बड़ी बी ने तहा कर अपनी थैली में रख ली थी। बोली, निगोड़ा अभी से गीली कर देगा। नूरी बेगम से और कुछ हो न हो, कुनबे के सुरमा बड़े जी से हालती हैं। लौंडे का सुरमा तो कान तक खींच रखा है, सुरमेदानी साथ भी रख ली या नहीं? गणपत ने नूरी से पूछा। जवाब मिला बड़ी बी से। तुम्हें समझदारी से कतई लगाव नहीं मियाँ, भला औरतों से मजाक किया जाता है। नूरी का नया लौंडा कुर्ते की जरी की चुभन से बिलख रहा था। वह उसे छाती में भींचे ले रही थी। मुझे दे इसे, घोटी देगी क्या? घोड़ी की रास तो मैं बाएं हाथ से भी थाम लूँ। रहमतुल्लाह ने छुट्टन को ले लिया। बन्नो अपनी रेशमी सुत्थन से झाड़ू लगाती चली आ रही थी। 2.25 गजी फिरोजी नाड़ा नेफे में से अलग लटक रहा था। अरे इसकी सुत्थन इतनी लंबी काहे सिला दी? गणपत ने पूछा। ईद वाली तो है, नूरी ने कहा। चलो इस साल बड़ी की उतरन लग रही है, अगले साल छोटी से झपटी हुई लगेगी। गणपत ने कहा। बस तुम खड़े नुक्स निकाला करो, चलो हटो, अगली खेप में आना। बड़ी बी कुड़कुड़ाई। आ जाऊंगा अगली खेप में, अगर नौचंदी के गुंडे तुम्हें उठा ले गए तो फिर मुझे याद न करना, और यह बुरके का पल्ला तो गिरा लो। गणपत ने जवाब दिया। मुआ मुर्दार बड़ी बूढ़ियों को भी नहीं छोड़ता, कमर हमारी कमान हो चली पर ऐसा बेहया न देखा। रत्नी भी बच्चों समेत पहुंच गई। उसकी साड़ी का किनारा तो दूर से ही चमकारा मार रहा था। ला छुटका मुझे पकड़ा दे। गणपत ने रत्नी से बच्चा ले लिया और कोचवान के साथ जाकर ऊंची सीट पर बैठ गया। चुटकी बाप के साथ टमटम के पैताने जा बैठी। चंपी वगैरह दूसरी खेप के लिए रुक गए। गणपत ने कोठी की रखवाली के लिए छन्नों और जमादार को बुला लिया था। उसकी उन्हें सख्त हिदायत थी कि चाहे मालिक लौट आए, वे दोनों तब तक अपने घर न जाएं जब तक गणपत न लौट आए। अरे बेगम महल की बेगम, मेरे लिए क्या लाओगी मेले से? छन्नों ने चलते चलते बड़ी बी को हाँक लगाई। लाऊंगी मालकिन, बम्बई की झाड़ू लाऊंगी तेरे लिए। बड़ी बी नन्हे को गोदी में संभाले बोली। ले चलो रहमत भाई, जरा दुल्की की चाल में। गणपत ने मज़े में आकर कहा। घोड़ी दुलकने लगी। चुट्टन तो हवा खा के सो गया। रहमतुल्लाह ने लाड से लौंडे को ताक कर कहा। रत्नी वाला भी ऊँगने लगा है। तुम्हें पता है बाहर के शहर से सेठों के कितने खेमे गड़े हैं इस बार? कोई बतला रहा था 8 तंबू गड़े हैं साहूकारों के, और 4 एक अपने शहर के हुक्मरानों के हैं। अंबाले से ननकू पहलवान आया इस बार नौचंदी में। उसका अखाड़ा तो सबसे अव्वल गड़ा था, 2 दंगल तो हो भी लिए। रहने दो भाई, दुल्की की चाल में मज़े की चाल है। सुना है आगरे की गुलाब जान भी नाचेगी आधी रात बाद पर्देदार तंबू में। भारी टिकट रहेगा याद। बाजार में सुना तो मैंने भी था,
यूँ ऐन वक्त पे ज़ुकाम हो जाए तो अल्लाह जाने। तुम औरतों को काम धाम निपटा कर हम तुम चले चलेंगे, ज़रा देखें कैसे नाचती हैं। गणपत ने कहा, सुना है दरबार हाल का पूरा चबूतरा बैठे ही बैठे घूम जाती है। अच्छा, बैठे ही बैठे? हाँ, एक पाँव की घूंघर बजा के। सच? तुम तो रहमत भाई बाजार में सब सुन रहे होगे। ना ना, कोई हरस थोड़े है, तभी तो पूछ रहा हूँ। अच्छा रहमत भाई, लाल घाघरा पहने रहती होगी? सब्ज जरी वाला, पूरा जालदार। अरे भाई रहमत, सर पर दौड़ा दे ज़रा बीबी जान को। ले चल बीबी जान, दिखा दे अपनी झाल। हाँ, ज़रा बच के मेरी जान, शाबाश मेरे बाग की गुलदुम। इशारों से बात समझने वाली घोड़ी को जो एड़ लगी तो हवा से बातें करने लगी। पायताने पर बैठा जगेसर चुटकी को थामे उछलने लगा, फिर लगा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने। रहमतुल्लाह ने चाल धीमी करने को रास खींची। बीवी जान को अपनी रफ्तार यूँ तोड़ना पसंद न आया। वह ज़ोर से हिनहिना कर बिद गई, फिर खिदमतगार के हाथ की लाज रख कर धीमी पड़ गई। करवा दी ना पैर घिस्सू चाल इस घसियारे ने, गणपत ने अधीरता से कहा। नौचंदी पहुंचने तक जगेसर चिल्लाता ही रहा, मार ही दोगे क्या सालों घोड़ी को? ऐसी जवानी चढ़ी है तो दौड़ काहे नहीं लगाते सड़क पे। नौचंदी ग्राउंड पर पहुंचते पहुंचते रहमतुल्लाह घोड़ी को शाही चाल में ले आया था, रईसाना अंदाज में धीमे धीमे। टमटम थमते ही मालूम पड़ा कि अंदर बड़ी बीबी तब से चीख रही थी। घोड़ी की बिजली की चाल होते ही उनका हाजमा भी बिगड़ गया था। ज़रूर इस सांड गणपति ने एड़ लगवाई होगी, हमारी तो सारी पसलियाँ उलझ कर रह गई। कमबख्त बदबख्त, घर पर ही क्यों न रह गया। अरे चलो बड़ी भी नखरा छोड़ो, बड़ी नाजों की पली हो, हमें पता है बड़े मियाँ तो तुम्हें कभी फूलों की छड़ी भी ना खिलाते थे। गणपत ने जले पर नमक छिड़का। तो अपने मियाँ ने 2 हाथ छोड़ ही दिए गाहे बगाहे, तो हम क्या बेजान चीज़ हो गए जो झुंझुने की तरह बजा दिया हमें। अम्मी, नन्हे की पजामी किधर गई? रहमतुल्लाह ने याद कराया। पहनाऊ हूँ, मुत्ती तो करा ले पहले इसे, पजमी कहीं भागी जा रही है। बड़ी भी झींकी। रहमतुल्लाह ने बच्चे को नूरी को पकड़ा दिया और दूसरी खेप ले आने को चला गया। सब आ गए तो ऐसे ही बकते झींकते उनका जुलूस नौचंदी की जगर मगर के बीच इससे टकराता उससे उलझता चलता चला। बड़ी भी तमाम नौचंदी में सदर की कैंची खोजती फिरी। अरे ले लेंगे कैंची भी, तुम्हें किसी की जेब कतरनी है जो ऐसी जल्दी मची है। गणपत ने आजिजी से कहा, पर कैंची ले ही ली गई। बड़ी बी की कुल्फ़ी भी खासी महंगी पड़ी, नाम उनका और खाई पूरे कबीले ने, जिसमें बच्चों ने तो बहाई ज़्यादा और खाई कम। नूरी बेगम की नाक का नग निकलकर गिर पड़ा, कुछ देर उसे भी टटोलना पड़ा। बन्नों की सुत्थन का पैंचा डेरे के कीले में फंस गया, वो फटकर ही छूटा। आधा घंटे तक वो अलग बिसूरती रही। उसे पिंजरे समेत तोता दिलवाया तब जाकर उसका पिनपिनाना थमा। गुदड़ी बाजार की रेवड़ी गजक की मशहूर दुकान भी लग चुकी थी, सो बाकी के बच्चे तिलबुग्गे के लिए मचल गए। रहमत भाई, याद है ना, अपन अलहदा से आएंगे, गणपत ने परेशान होकर कहा। 2 रोज पीछे गणपत और रहमतुल्लाह नौचंदी को मर्दाना भानगी से देखने निकले। पैदल ही चले चलेंगे, गणपत ने अपने तेल चुपड़े बालों में बुलबुले बैठाते हुए कहा। रहमतुल्लाह ने कलफ लगे चिकन के कुर्ते के ऊपर वाले 2 बटन खुले रहने दिए, फिर गिरे बांध को मोड़ दिया। तिकोना सा कुर्ते की चुन्नट डली बाहों को परखने लगा। चुन्नट तो सिवैयों से तोड़ कर रख दी है अपने रामा धोबी ने। फिर गुलाब के इत्र की फुलेल को कान के पीछे रख रहमतुल्लाह कलाई पर लाल रेशमी रुमाल बांधने लगा। गणपत मालिक की उतरन में मिली पतलून पर पेटी कसने लगा। अबे पेटी क्या कस रहा है, पतलून तो तेरी गुंबद पे पहले ही गड़ी पड़ी है, छिलके की तरह छील कर तो उतारनी पड़ेगी, और तू सोच रहा होगा कि कहीं खिसक ना ले। रहमतुल्लाह ने चुटकी ली, इतने में बन फुलवा और जगेसर भी आ गए। गणपत ने उन्हें भी चलने के लिए कहा तो रहमतुल्लाह बोल पड़ा, अरे ये क्या जाएंगे जोरू के गुलाम, इनकी औरतें अकेले जाने देंगी? कल रात का किस्सा सुनाऊं क्या तुम्हें? अच्छा, कल रात कोई किस्सा हो गया क्या?
गणपत ने उत्सुकता दिखाई। अरे आधी रात में ये बनफुलवा बाहर लंबी तान के सोया था और अंदर इसकी औरत कंगन पर कंगन रखकर खनका रही थी, पर इस बौड़म पर कोई असर ही नहीं। उधर जगेश्वर ने सोचा कि इसके वाली ही इशारा दे रही होगी। ये तो साहब उठकर अंदर को तीर हो लिए। अरे चुप कोचवान भाई, तुम भी कमाल कर देते हो। जगेश्वर जितना झेप गया उतना ही गणपत भी गुलाबी पड़ गया। बनफुलवा हो करके हंसने लगा। हंसी सुनकर बड़ी बीवी पहुंच गई। अपने बेटे का ठाट बाट देखा तो सदका उतारने लगी, पर गणपत को लेकर टोक दिया। तुम्हारी भी कोई हद है मियाँ, बिना बारात के नौशा बने फिरते हो हरदम। भीतर जाओ बड़ी बी, नाहक मर्दों के बीच में ना पड़ा करो। रहमते जल्दी कर ले भाई, कई लोग मिजाज ही ना उखाड़ के रख दें। गणपत ने फिर चलने की जल्दी मचा दी। दरबार हॉल का तंबू गुलाब जान की प्रतीक्षा में दम साधे था। रहमतुल्लाह और गणपत 2.25 रुपये वाली सीट पर जमकर बैठ गए। साजिंदे साजों पर कसते ठोंकते रहे। एक मुद्दत के बाद गुलाब जान मंच पर तशरीफ़ लाईं। तान छेड़ी गई। गुलाब जान थिरकने लगी। बैठकर चक्कर लेती गुलाब जान ने ज़ोर से गुलाब की कली शैदाइयों की तरफ उछाली कि वह गणपत की गोद में सीधी आन गिरी। वह तो पसीना पसीना हो गया। पड़ोसी भी उछल पड़े। रहमतुल्लाह ने गणपत के कोहनी से धचका मारकर छेड़ा। क्यों मियाँ, आज तो 2.25 रुपये में जन्नत लूट ली। तंबू से बाहर निकले तो गणपत गाज मारा सा चलने लगा। क्यों मियाँ, अभी से बहकने लगे? अभी तुमने देखा ही क्या है? चलो तुम्हें नौचंदी दिखलाने का सेहरा हमारे सर ही सही। इससे पहले भी आया हूँ भाई, पर तुम्हारे साथ इकले और बात है। ऐसा नाच तो कभी देखा ही नहीं। अरे अब वो नाचने वालियाँ कहाँ रहीं? क्यों भाई, उन्हें अब क्या हो गया? अरे अब वो आशिक ही नहीं रहे, वो कद्रदान ही नहीं रहे। कैसा दान भाई? तुम नहीं समझोगे यार, तुम्हारी अकल के करीब तो बस पीक दान और कलम दान ही है। कलम दान सुनकर अचानक गणपत को मालिक की याद हो आई। उसकी अंतरात्मा उसे कचोटने लगी। यार रहमत, आज मालिक के बाएं कंधे में दर्द उठ गया था। मैं ज़रा मालिश करके सुला तो आया, पर जो ज़्यादा जोर का हो गया तो किससे कहवेंगे भला। अरे यार तू तो हैरवा सा करने लगा है। चल तुझे बब्बू जी और लल्लू की बदाबदी की कव्वालियाँ सुनवा के लाऊं। बदाबदी की कव्वाली? हाँ, शर्त बद के सुनते जाते हैं लोग कि देखी किसकी टोली जीतेगी। दोनों यार कव्वालों के खेमे में अलमस्त हो गए। वहाँ से निकले तो रहमतुल्लाह बोला, यार खूब याद आया, वो ज़रा चल उस तरफ चलें, दुकानों की तरफ। खुदा जाने कौन सी दुकान ठीक रहेगी दस्तबंद के लिए। दवाई का नाम है क्या? गणपत ने पूछा। दवाई? कह नहीं रहे हो कि दस्तबंद के लिए चाहिए? हा, अरे खुदा बचाए तुझसे यार, दस्तबंद औरतों की कलाई का जेवर होता है। दुनिया में हर औरत दस्तबंद मांगती है, कोई पहले तो कोई ज़रा देर से। ले लो भाई, जैसे भी बंद हो, नहीं तो नूरी तुम्हें घर में घुसने नहीं देगी। उन दोनों को तो जोरू का गुलाम बता के आए हो और खुद घूस दे के निकले हो। मैं तो कुंवारा ही भला। चांदी के गहनों की दुकान पर दुकानदार हाथ में उठाकर तरह तरह के आकर्षक जेवर दिखलाने लगा। एक तो नाच रंग का प्रभाव, उस पर कव्वालियों के असरदार बोलों की गूंज, तीस पर ये ढेर जनाना जेवरात। गणपत को जाने क्या हुआ कि जो भी जेवर सामने झूलता दिखलाई दे, उसी के पीछे से रत्नी के उठे उठे गेहुआ नए नक्श झांकने लगे। कभी सिंगार पट्टी के नीचे से उसकी 2 आम की फांक सी लंबी आंखें कोरों को फड़का दें, कभी मांग के टीके की झालर के नीचे उसका माथा दमक जाए। दुकानदार तिमंजिले बूंदों को जब गणपत की आंख के सामने झुलाने लगा तो उसने हाथ बढ़ा के उन्हें थाम लिया। कितने के हैं? उसने दबी आवाज़ में पूछ लिया। हैं? किसके लिए दोस्त? रहमतुल्लाह चकराया। अरे वो हमारी शर्त बद गई थी एक रोज़ रत्नी से ही। हमने कह दिया कि तेरे चौथी भी लौंडिया ही होगी। बस वह ज़िद पर चढ़ गई कि जो लौंडा हो गया तो बस शर्त लग गई। चलो निपटा दे इस काम को भी, नहीं तो जिंदगी भर हमें बनिया पुकारेगी। गणपत ने बात बनाई और बुंदे खरीद डाले। रात बहुत हो गई थी। दोनों दोस्त लौटकर चुपचाप अपनी अपनी राह पर पड़ गए।
अगले दिन रत्नी अलसाई से उठी अंगड़ाई तोड़ ही रही थी कि गणपत ने डिबिया उसके सामने लापट की। जगेश्वर और बच्चे सब वहीं थे। ले रत्नी, तेरे आखिर लौंडा हो ही गया। हमने भी तुझसे शर्त बदी थी सो ला दी है। ठोस चांदी के हैं। बड़की ने झट से उठाकर डिबिया खोल डाली। लाल लाल मोतियों की लटकन वाले बूंदे देखकर किलकारी मारकर चिहुक उठी। हाय अम्मरी, कैसे सलोने हैं। रत्नी सोचती रह गई कि शर्त वर्त तो ऐसी कोई बदी नहीं थी। फिर उसने मुस्कुरा कर कानों में से पुरानी बाली उतार फेंकी और नए बूंदे पहन लिए। दाएं कान का बूंदा झल झल करके झमकने लगा। बायां कान तो सिर के पल्ले में छिप गया। बाप रे, इसी को कहते हैं दुनिया में ठगाई। राम जी को भी जाने क्या पड़ी थी जो इस औरत के मुखड़े पर इतना सारा खट्टा मीठा रस उंडेल दिया। गणपत ने मन ही मन सोचा। टाल की आग। आहते के बच्चे छोटी कोठी के बरामदे में बैठे पढ़ रहे थे। रोजी ने उन्हें कुछ ही रोज़ में ऐसा साथ लिया था कि अब उन्हें किताबों की तस्वीरें ही नहीं, उनके हरफ भी समझ में आने लगे थे। रोजी का पति थॉमस अंदर आराम कर रहा था। दोनों मिशनरी स्कूल में पढ़ाकर आ चुके थे। पहले तो बच्चों को काबू में करने के लिए पति पत्नी दोनों की ज़रूरत पड़ जाती थी, पर अब नकेल डल चुकी थी और रोजी उन्हें अकेले ही भुगत लेती। जिस रोज़ बच्चे अधिक योग्य साबित होते, उस रोज़ उन्हें घर के बने केक के टुकड़े भी नसीब हो जाते। दोपहर का समय था। गणपत नीम तले पड़ा ऊँघ रहा था। अचानक शोर उठ गया। अरे दौड़ियो रे ओ बनफुलवा, अरे ओ गणपतवा। छन्नो हाँक पर हाँक लगाने लगी। गणपत उछल के उठ पड़ा। आहते के बच्चे और मास्टर जोड़ा भी बाहर निकल आए। क्या हुआ? गणपत चिल्लाया। अरे कोठी की बगल में टाल में आग लग गई, बुझाए न बुझती। छन्नो चीखी। अरे चलो सब चल के हाथ लगाओ, कहीं कोठी की भीति गरमाकर न ढह जाए। गणपत ने आहते की औरतों को बाहर निकाला। और कहीं जो इधर को आ गई तो कहीं मालिक के कागज पत्तर और पोथी घर भी न जल के खाक हो जाएं। छन्नो ने घबराकर कहा। गणपत भीतर दौड़ा। रसोई के कपाट खोले तो देखा टाल से सटी खुली खिड़की में से आग की ललचाई लपट भीतर तक लपक आई है। फिर उसके दायरे में डसने लायक जब कुछ नहीं मिला तो वापस लौट गई। गणपत ने झपक कर खिड़की बंद कर दी। बाल्टी भर भर कर पानी दीवार किवाड़ पर उलीचने लगा। अरे अंगना वाली भीत पे पानी डालो। छन्नो फिर से चिल्लाई। चंपी, रत्नी, बच्चे, यहाँ तक कि बुर्का ओढ़े नूरी भी भगोने पतीले भर भर कर दीवारों पर पानी डालने लगी। ये दीवारें टाल से सटी थीं और वाकई गर्मा गई थीं। भीत गीली रहेगी तो आग से नुकसान नहीं पहुँचेगा। बस यही बात उन सबके दिलों में घर कर गई थी। अग्निशमन दस्तों की दहशत ज़दा सी टन टन भी सुनाई पड़ी। टाल में सूखे लक्कड़ बल्लम के ढेर लदे थे। अग्नि को इतना ढेर सारा कलेवा शायद ही कहीं मिला हो। वह लप लप करती सब और अपनी जिह्वा फिरा रही थी। धू धू धक धक भयंकर लपटें आकाश छू रही थीं। हे राम, ये तो हमार पेड़न के भी चाट जाई। बनफुलवा टाल का जो दृश्य देख कर आया तो उसके प्राण ही सूख गए। वह पिछवाड़े की खेती में बनी हौदी से पानी भर भर कर सब तरफ बिखेरने लगा। जहाँ तक गीला रहे वहीं तक भला। ट्यूब लगाकर पेड़ों को लथपथ कर छोड़ा। गणपत ने मालकिन के कमरे खोल डाले। छोटे कमरे टाल से सटे थे। स्टोर की खिड़की पकड़ी गई थी। अरे रत्नी, चंपी, इधर आओ, वह चीखा। दोनों औरतें अंदर भागी। लौ कुछ कमज़ोर थी सो 4 बाल्टियों में ही शांत पड़ गई। स्टोर में रखे बक्सों में रुपए धेले तो आंखों तो कीमती कुछ भी नहीं, यह गणपत जानता था, क्योंकि मालकिन का दामी कपड़ा और भारी गहना खुद मालिक अपने हाथ से डॉक्टर साहब की बहुओं में बांट आए थे। एक संदूक में 5 मृत मुन्ने मुन्नियों के नन्हे नन्हे जो कपड़े रखे थे, बस उन्हीं से जगती आस गणपत के मन में मरती नहीं थी। जाने कब मालिक फिर से ब्याह। एक संदूक में मालकिन की तस्वीरें थीं जो मालिक ने दीवारों पर से उतरवा दी थीं। उन्हें सहन नहीं होती थी। एक में बड़े पलंग का बिस्तर, चादरें, मेजपोश वगैरह थे। कितनों पर तो मालकिन के हाथ के बेल बूटे कढ़े थे। मालिक ने उन्हें अपने लिए फिर कभी बिछाने न दिया। एक और भी संदूक थी
जिसमें मालकिन की ढेरों कांच की चूड़ियाँ, पाँव की बिछिया, चुटीले, रुमाल और श्रृंगार की चीज़ें बंद थीं। उन्हें गणपत बांट नहीं पाया था। गणपत ने भगवान जी की मूरत के आगे सिर नवाया। उसे लगा मालिक की ओर से मालकिन को याद कर लेना भी उसी का कर्तव्य बन गया है। कुछ ऐसे नाजुक मिजाज आदमी बनाए हैं राम जी ने कि लगता है कि गणपत अगर उन्हें एक बार इन कमरों में ले भी आया तो वे चरमरा कर बिखर जाएंगे। गणपत ने भगवान जी के आगे जोत जला दी और कमरे खुले रहने दिए। शाम तक जाकर टाल की आग मंदी पड़ी। सब कुछ झुलसकर कोयले की खदान बन गया था। टाल वाला तो सख्ते में आ गया था। हजारों का नुकसान पड़ा था उसे। रोजी और टॉमस उसे दिलासा दे रहे थे। दोनों तब से वहीं पर मदद कर रहे थे। मालिक लौटे तो गणपत और बनफुलवा के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। आग का हाल बतलाते बतलाते दोनों ही भरभरा कर रो दिए। खैर हो गई मालिक, कोठी बच गई हुजूर। बराबर में तो चिताएं जल उठी थीं। जो वही हाल यहाँ भी हो जाता तो मालिक क्या होता। गणपत बोला। उन्हें इतना सहमा घबराया देखकर श्री किशोर चंद्र भी कुछ सकपका गए। एक चक्कर टाल का लगाए। टाल मालिक को ढांढस बंधाया। लौटकर देखा बनफुलवा और गणपत अब भी चबूतरे पर खड़े रहमतुल्लाह और जगेसर से सब हाल कह रहे थे और आंसू भी पोंछते जा रहे थे। मालिक ने जाकर दोनों का कंधा थपथपा दिया। कहा, बहुत घबरा गए हो, अंदर जाकर कुछ खा पी लो और आराम करो, सब ठीक है। रहमतुल्लाह और जगेसर दोनों को अहाते में ले गए। वहाँ की औरतें नए सिरे से शुरू हो गईं। किसी तरह सबको सहला बतला कर हादसे के धक्के से बाहर किया। बड़ी बी का तो बोल ही न फूटा, बस टुकुर टुकुर ताका करी। पहली बार अहाते वालों को इस सत्य की पैनी तीव्र प्रतीति हुई कि उनका संपूर्ण जीवन का अर्थ, जमीन आसमान, समस्त संसार यही पीली कोठी है। इसके बाहर सब अनजाना है। मालिक ही उनकी धरती की नींव और आकाश की छत्र छाया है। मालिक बसे रहें बने रहें तो सब भी हरे भरे हैं। चबूतरे पर शाम। चबूतरे पर छिड़काव हो चुका था। वह तरबतर था। पीले गुलाब छोटे छोटे चांद बनकर लतर पर टंगे थे। नाग चंपा की शाखें भी गुलजार थीं। गणपत ने बेंत की आराम कुर्सियां, तिपाइयां और गोल मेज बाहर खींच दिए थे। डॉक्टर साहब आने ही वाले थे। रात का खाना भी मालिक के साथ था। गणपत ने आज बड़े उत्साह से सब काम किया था। चबूतरा धुलवाने पर छन्नों के साथ फकीरे को भी लगा दिया था। वह मशक से पानी डालता जाता और छन्नों सीख की झाड़ू से पटापट पानी सूंघती जाती। चबूतरे का पत्थर चमक उठा था। इसके साथ ही शाम भी धुली धुली सी लगने लगी थी। आकाश नीला उजला सा था। सामने बगीचे की हरियाली आंखों को ठंडक सी दे रही थी। इतने में डॉक्टर साहब की गाड़ी का हॉर्न भी सुनाई दे गया। मालिक खुद ही निकल आए और डॉक्टर साहब को चबूतरे पर लिवा ले गए। हाथ मिलाते ही दोनों मित्रों की बातचीत शुरू हो चुकी थी। गणपत को सब बहुत अच्छा लग रहा था। बस ऐसे ही तो गणपत मालिक की ओर से कुछ निश्चिंत हो पाता है। मालिक को हम उम्र मिल जाता है तो गणपत जरा देर चैन की सांस लेता है। गणपत चाय की ट्रे रखने गया तो दोनों दोस्तों की बातों का रुख बिगड़े केसों की ओर हो गया था। डॉक्टर साहब के पास आज 4 केस बिगड़कर पहुंचे थे, जिससे वह कुछ भिन्नाए से लगे। गणपत जानता है कि शहर के नामी काबिल डॉक्टर मनोहर सिंह के हाथ में कितनी शफा है। यह जानते हुए भी कि कुछ लोग मरीज को पहले किसी घोड़ा डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब लेने के देने पड़ जाते हैं तो मरीज को यमराज की पुकार साफ सुनाई देने लगती है। तब भागेंगे अपने डॉक्टर साहब के पास। आज मालिक भी अपना बिगड़ा केस ले बैठे। कचहरी में बड़ी सूझबूझ से उन्हें एक बिगड़ा केस संभालना पड़ा था। गणपत सोचने लगा, बाप रे बाप, कैसी भयंकर जिम्मेदारी का काम है इन दोनों का। जरा सी चूक हुई नहीं कि एक का बिगड़ा केस अर्थी पर जा पड़े और दूसरे का फांसी के तख्ते पर। अब भूल चूक तो हो ही सकती है। गणपत से तो सैकड़ों दफे भाजी में 2-2 बार नमक छूट गया या फिर बिल्कुल डालना ही भूल गया। चाय के बर्तन वापस समेट के जाने लगा तब तक दोनों डॉक्टरी और वकालत पर चुटकुले से सुनाने लगे थे। उन दोनों की हंसी भीतर खाने के कमरे तक पहुंच जाती तो गणपत दुगनी उमंग से प्लेटें लगाने लगता।
8 बजे दोनों ने खाना मांग लिया। गणपत ने डोंगों में सब कुछ सजाकर मेज पर रख दिया। दोनों परम संतोष से धीरे धीरे खाने लगे। इस समय बहुत धीरे से कम कम बतियाते रहे। गणपत जानता था खाते समय मालिक लोग ज़्यादा चुहलबाजी और हंसी मजाक नहीं करते हैं, जिससे निवाला फंसकर कहीं होतू ना आ जाए। यही तो पढ़े लिखों की बात है। आते वालों को तो बस मुंह में कौर दिए दिए ही बोलने हंसने का जोश दिखला देंगे, फिर ऐसे जोर का हुतू लगेगा कि आंख बाहर को आ लेंगी। गणपत ने बड़ी बी की जिद भी पूरी करती थी। प्लेट में सजाकर 4 खमीरी रोटियां भी मेज पर रख दी थी। मालिक ने पूछा, यह क्या है भाई? जी खमीरी आटे की डोली की रोटियां हैं, बड़ी बी ने पकाई हैं। कौन बड़ी बी? जी रहमतुल्लाह की माँ आई हुई हैं। ओह अच्छा अच्छा। दोनों दोस्तों ने एक एक खमीरी रोटी उठा ली, चखी और तारीफ भी की। खाना चाहे कितना भी लजीज बना हो, दोनों खाते उतना ही नपा तुला। मूंग की दाल हो तब भी 2.5 फुलके और कोफ्ता करी हो तब भी 2.5। गणपत ने सोचा हाथे वालों की तरह ही नहीं, तरमाल मिल गया तो जड़ों तक सब उंगलियां तरी में डूबी रहीं। डकार पर डकार आती रहे पर रोटी रख रख कर तोड़ते रहेंगे, जैसे कल खाने को मिलेगा ही नहीं। और दिन तो कॉफ़ी हॉल में मंगा लेते थे। अकेले हुए तो फिर लाइब्रेरी में ही मंगा ली। पर आज मालिक बोले, आज खुशगवार शाम है, चलिए मनोहर सिंह जी चबूतरे पर ही चलकर बैठते हैं। गणपत वहीं कॉफ़ी ले आओ। गणपत कॉफ़ी बनाकर ट्रे बाहर ले गया तो मालिक बोले, गणपत ज़रा हमारी लाइब्रेरी का लैंप यहाँ जरा कर जला दो। डोर तो थी ही गजों गजन लंबी, सो गणपत ने लैंप लाकर जला दी। कैसी प्यारी रात पड़ी थी, जैसे किसी महाराजा ने थालों मोती लुटा दिए हों। मालिक उठे और लाइब्रेरी से जाकर एक छोटी सी किताब उठा ली, हल्की फुल्की सी नन्ही किताब। उसमें से कुछ पढ़कर डॉक्टर साहब को सुनाने लगे। अंग्रेजी के शब्द थे, पर क्या शब्द थे, मानो मालिक के कंठ से कोई झरना फूट पड़ा हो। डॉक्टर साहब झूम से उठे, फिर उन्होंने भी मुंह ज़बानी कुछ याद सा करके सुनाया, शायद वही अंग्रेजी के, पर जैसे कोई नदी कल कल छल छल बहने लगे। बहुत खूब, धीरे से मालिक ने दाद दी, जैसे अपने आप से ही कुछ कहा हो। मालिक फिर उस छोटी सी जादुई किताब में से पढ़कर सुनाने लगे। रहमतुल्लाह कल के लिए हुक्म सुनने चबूतरे की तरफ आने लगा तो गणपत ने उसे वहीं इशारे से रोक दिया। उसे लगा यह वक्त बहुत कीमती है। उस छोटी सी किताब पर तो गणपत को मोह हो आया। कैसा विभोर कर दिया उसने मालिक को। आदत के खिलाफ दोनों दोस्त 12 बजे एक चबूतरे पर जमे रहे। बड़े हॉल का घंटा जब 12 बार चोट कर गया तब डॉक्टर साहब एकदम से खड़े हो गए। बोले, अब चलेंगे, तुम भी आराम करो किशोर चंद्र, थके होके, गुड नाइट। फिर मोटर में बैठकर आवाज़ दी, भाई कल क्लब नहीं जाएंगे। अच्छा गुड नाइट, मालिक ने कहा। गणपत कोठी बंद करके नीम तले जाकर पड़ गया। नहीं, मालिक आज उसे उतने अकेले नहीं लगे। गणपत उस रात खूब गहरी नींद सोया। न कोई सपना आया न जाग पड़ी। इतने इत्मीनान से सोया जैसे संसार का सबसे निश्चिंत व्यक्ति वही हो। सवेरे दातौन हाजत से निपट कर गणपत सुबह की चाय लिए मालिक के शयन कक्ष में पहुंचा। पलंग पर मसहरी अच्छी तरह खुसी थी। तीनों तरफ से तो तनी ही थी, बस एक खूंट पर जरा ढीली थी। रात में उठे होंगे तो ठीक से खोस नहीं पाए। यही सोचा गणपत ने। रात देर तक जागे थे, इसी से अभी तक पलक झपी है। मसहरी के भीतर मालिक का प्रशांत दयामय चेहरा देवतुल्य लग रहा था, भोला सुंदर बच्चे की तरह। गणपत ने ठिठक कर मालिक को देखा, फिर आगे बढ़कर ट्रे मेज पर रखने लगा। पाँव गलीचे पर पड़े तकिए में धंस गया। अरे ये नीचे जा पड़ा। ऐसे तो मालिक नींद में कभी हड़बड़ाए नहीं। बड़े सलीके से साफ सुथरे ढंग से सोने वालों में से हैं। पायताने की मसहरी का जो कोना उड़कर रह गया, वहीं से तकिया नीचे जा पड़ा, पर पायताने तक तो तकिया कभी। बिजली किसी गति से गणपत ने मसहरी का सिरा उघाड़कर मालिक का तन छुआ। वो बर्फ की कार सा जमा था। नहीं मालिक नहीं। गणपत ने मालिक की नब्ज टटोली, कोई हरकत नहीं। जल्दी से सीने पर कान दबाकर सुनना चाहा पर कुछ सुनाई नहीं पड़ा।
पलट कर उलट कर देखी, फिर बेसाख्ता चीखता हुआ अहाते की ओर भागा। रहमत, रहमत भाई, टमटम दौड़ा के ले आओ डॉक्टर साहब की कोठी पर। मालिक हिलते डुलते नहीं, जल्दी करो भाई, हमें बहुत डर लग रहा है। गणपत ने फिर तेल मलकर मालिक के तलवे सहलाए। जब तक डॉक्टर साहब पहुंचे भीड़ जमा हो चुकी थी। गणपत मालिक के पांव मलता हिचकियां बांध कर रो पड़ा था। डॉक्टर साहब ने देखते ही अपने दिल पर हाथ रख लिया, फिर फुर्ती से जांच करने लगे। कुछ ही देर बाद वह सीधे होकर बैठ गए चुपचाप। कई जोड़ी आंखें याचना सी करती उनके मुख पर जा टिकी। सवेरे 4 बजे के आसपास हार्ट फेल हुआ होगा। इन्होंने कभी मुझसे कुछ कहा ही नहीं, कोई शिकायत नहीं की। लगा डॉक्टर साहब जैसे इस वक्त भी मालिक से ही बोल रहे हों। बड़ी बी ने बुरके का पल्ला हटाया और पहली बार पीली कोठी के मालिक के मुंह को देखा। अल्लाह इन्हें जन्नत बख्शे, इनकी रूह को चैनो अमन दे, धीरे से बुदबुदाई। शाम तक मालिक के खोए छिपे नाते रिश्तेदारों का एक कुनबा आकर जमा हो गया। सबके साथ जाकर गणपत मालिक को चिता पर लिटा आया था। रहमत भाई, यह मौत ही ससुरी दुनिया में सबसे बड़ी ठगनी है। कैसे विश्वासघातिन की भांति मालिक को चुपके से उठा ले गई और हम पड़े सोते रहे। जैसे मुजरिम अपनी सजा को सुनकर सह जाता है, वैसे ही मालिक की मौत को सह जाओ गणपत, रहमतुल्लाह ने कहा। ईसाई मास्टर जोड़े ने गणपत को ढांढस बंधाया। रो मत गणपत, तुम्हारे मालिक का मिशन इस दुनिया में ख़त्म हो गया। वह उस पाक परवरदिगार के पास चले गए। नेक आदमियों की वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है भाई। लाइब्रेरी की बड़ी मेज़ पर वह छोटी सी जादुई किताब खुली हुई औंधी पड़ी थी। गणपत ने धीरे से उठाकर वह डॉक्टर साहब को थमा दी। उनकी नज़र एक बार खुले हुए पन्ने पर गई, फिर उन्होंने लतर से एक पीला गुलाब तोड़कर किताब के बीच दबा दिया और किताब अपनी कोट की जेब में रख ली। गणपत ने सुना, मालिक की एक रिश्तेदार औरत ने डॉक्टर साहब से पूछा, वह मनहूस आदमी कौन है जो कोठी के कोने कोने में रोता फिर रहा है? डॉक्टर साहब ने तल्खी से जवाब दिया, वह मनहूस आदमी किशोर चंद्र का 20 वर्ष पुराना नौकर है, बस और कुछ नहीं। बड़े हॉल में सफाई करते समय गणपत ने रहमतुल्लाह के साथ मिलकर बड़ी दरी बिछाते हुए कहा, भाई लगता है कि सवेरा हो गया, कैसी मनहूसियत सी छाई है। हाँ भाई, मकबरों में सवेरा नहीं हुआ करता। कोठी तो रहमत मानो विधवा हो गई। गणपत बोला, बड़ी बी सुबह का चिराग तो तुम थी और चले गए मालिक। गणपत ने आधे मन से उलाहना दे दिया। हाँ बेटा, कब्र में पाँव लटकाकर तो बैठी हूँ, जब उसका फरमान आ जाएगा उठ जाऊंगी। बड़ी बी ने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए कहा। गणपत बड़ी बी के घुटनों में सिर देकर रो पड़ा। बड़ी बी का हाथ धीरे से उसका माथा सहलाने लगा। छन्नो अहाता साफ करने आई तो झाड़ू पटक कर वहीं बैठ गई। बोली, अब तो बड़ी बी तुम यहीं रह जाओ, कोचवान जी के धोरे, वहाँ गांव में क्या पड़ा है। कहीं भी रह जाऊंगी छन्नो, जहाँ सींग समाएंगे। हम तो रोज राम जी से 2.5 हाथ जोड़ के मालिक की राजी खुशी मांगते रहे। एक आदमी के न रहने से कितने लोग फालतू हो गए बेटा। छन्नो ने गणपत से कहा। भाई रहमत, कोठी के भीतर तो सब तरफ जैसे गिद्ध चक्कर काटते फिर रहे हैं। गणपत ने कहा। हाँ भाई, कुछ रोज यूं ही पर फड़फड़ाकर तसल्ली से बैठ जाएंगे, रहमत ने जवाब दिया। बेगाने घर में डॉक्टर साहब एक वकील को लेकर आए थे मालिक का वसीयतनामा पढ़वाने। सब नौकरों को भी वहीं मौजूद रहना था। मालिक ने उन्हें भी वसीयत में याद किया था। अहाते वालों ने सुना वह रिश्ते में मालिक के भतीजे लगते हैं, जो अब नए मालिक की हैसियत से कोठी में रह जाएंगे। नए मालिक की घरवाली वही थी जिसने गणपत के मनहूस रोने धोने का मालिक की मौत से रिश्ता जानना चाहा था। नए मालिक के 4 सपूत थे, जिनमें से 2 बड़े वाले गमी में आए हुए थे और अपनी मिल्कियत को कई दिनों से ठोंकते बजाते फिर रहे थे। छोटी कोठी स्कूल के नाम कर दी गई थी। ईसाई मास्टर जोड़े को जीते जी उसमें रहने की इजाज़त थी। पीछे की छोटी सी खेती ज़मीन समेत बनफुलवा के नाम लिखी निकली। औरतों और नौकरों की सब कोठरियाँ
दो के हिसाब से उन्हें बख्श दी गई थीं। रहमतुल्लाह और जगेसर के नाम 2-2 हज़ार की नकदी थी, गणपत के नाम 5,000। भला कोई कह सकता था कि मालिक की नज़र कभी भी फ़कीरा भिश्ती या छन्नो मेहतरानी पर पड़ी होगी। उन दोनों के नाम 5-5 सौ की नकदी लिखी थी। पीली कोठी सामान समेत नए मालिक की थी। घोड़ी? जगेसर बेवकूफ़ की तरह बीच में ही बोल पड़ा। उसे उत्तर नहीं मिला। साहब लाइब्रेरी? गणपत से भी न रहा गया। लाइब्रेरी की सभी पुस्तकें कचहरी के संग्रहालय में भेज दी जाएंगी, वकील साहब ने फरमाया। 20,000 की नकदी अंधे बच्चों के अनाथाश्रम के नाम थी। वसीयत पढ़े जाने के पश्चात नए मालिक ने उठकर ऐलान किया कि सभी नौकर चाकर अपनी अपनी पुरानी नौकरियों पर तैनात रह सकते हैं, बशर्ते वह तमीज़ से ढंग से काम करते रहें। अगले दिन रत्नी और चंपा ने कोठी का काम छोड़ दिया। इस पर नई मालकिन ने उन्हें वह खरी खोटी सुनाई और एहसान फरामोश से लेकर बेईमान चुट्टियों तक के खिताब ऐसी बुलंद आवाज़ में बख्शे कि बात मर्दों तक जा पहुंची। नए मालिक ने दम दिया कि जगेसर और बनफुलवा भी बर्खास्त किए जाते हैं। बनफुलवा अपनी पानी की ट्यूब और कुदाली उठाकर पीछे की खेती की ओर चल दिया। बोला, जब बरगद का पेड़ ही धरती निकल गई तब का ताप और का छैया। इस पर उससे ट्यूब और कुदाली जब्त कर ली गई कि ये चीज़ें उसके बाप की नहीं हैं। जब तक लाइब्रेरी बनी रही तब तक गणपत भी कोठी के अंदर झाड़न झटका करता रहा। रसोई तो नई मालकिन ने संभाल ली थी। बड़ी चतुर सयानी है नई मालकिन, किफ़ायत बरकत के ओछे से ओछे नुस्खे जानती हैं। गणपत ने अहाते वालों से कहा था। जिस रोज़ लाइब्रेरी टमटम पर लद कर चली गई उस रोज़ गणपत भी अपनी ज़बानी अर्जी दे आया। जो गालियां अहाते में भी वर्जित थीं, वही पीली कोठी के बड़े हॉल में बैठकर नए मालिक ने गणपत को सुना दी। गणपत अहाते में लौटकर अपनी संदूकची बिस्तर ठीक करने लगा। अब इस बेगाने घर में नहीं रहेंगे, गांव चले जाएंगे हम। अरे गांव में कौन बैठा है, कोठरी तो तुम्हारी अपनी है ही, कहीं और काम पकड़ लो, रह तो जाओ यहीं, रत्नी ने समझाया। अरे हम क्या भांड हैं जो जगह जगह पर गाते बजाते फिरेंगे, वहाँ हारी बीमारी में कौन टोकेगा भला। रत्नी की पलकें भीग आई थीं, पर गणपत को गांव जाने से वह भी रोक नहीं पाई। आते में फिर बासी सवेरे उगा करते, रेंगती हुई दोपहरें बीतती, ठहरी हुई सी शामें और उबी हुई सी रातें। आते वाले मानो अपनी गृहस्थी को लेकर अनाथ हो गए हों। बनफुलुआ अपनी खेती की उपज को बाजार में बेचकर गुजर बसर करने लगा, पर बगीचे की तरफ पलट कर नहीं देखा। कोठी वालों ने कोई नया माली रख लिया था। कभी कभार वह आकर बनफुलुआ के पास अपना रोना रो जाता। जगेसर और रहमतुल्लाह घोड़ी के नेह के मारे गए मालिक से बिंधे रह गए। कोचवान साहब रोज अहाते में बैठकर उन गली कूचों का बयान दिया करते जहाँ नए मालिक लोग अपने टटपूजियाँ रिश्तेदारों से मिलने जाया करते। जाने कहाँ कहाँ खुदा के पिछवाड़े काट कबाड़ में इनके भाई बंद फंसे पड़े हैं। हम तो गए नहीं कभी ऐसी रपटन भरी गलियों में, और बीवी जान को ताज़ा दम भी नहीं होने देते। अरे भाई, जानदार जिनावर है, कोई कोयला झोंका इंजन थोड़े है जो भूखे प्यासे दौड़ाए लिए जा रहे हो। जगेसर भी आ भर कर कहता, हाँ भाई, घोड़ी तो रोवे है, मैंने तो देखा है उसकी आंखों में पानी से चमकता। याद है जगेसर, उस साल जब घोड़ी एकदम से मस्त हो उठी थी, खूंटा तुड़ाकर कैसी हिनाकर दौड़ पड़ी थी, पहचानी भी नहीं जा रही थी। दाएं देखे न बाएं, बस दुलत्तियाँ झाड़ती भागती जाए। तुम हम कैसा दौड़े थे उसके पीछे। मालिक चबूतरे पर बैठे थे। अचानक घोड़ी चबूतरे पर दोनों पांव टेक कर हिनहिना उठी। मालिक ने कुर्सी पर बैठे बैठे वहीं से पुचकार दिया और घोड़ी ने पांव उतार लिए और दूसरा रुख कर लिया। चिनावर भी मालिक को जाने हैं जगेसर। हाँ भाई, नहीं तो उस मौके पर तो घोड़ी तुम्हें हमें भी झाड़े दे रही थी। औरतों ने तो बच्चे घरों में लुका लिए थे, कोई घंटा भर तो दौड़ा लिया होगा घोड़ी ने। हाँ, मालिक ने तो फौरन उसे फौज के लेफ्टिनेंट साहब के आले नस्ल के घोड़े के पास भिजवा दिया था। हम तुम ही तो ले गए थे थाम के, रहमतुल्लाह ने याद करते हुए कहा। अब इन नए मालिकों को समझा लो ये बातें, इन्हें तो घोड़ों और गधों में भी फ़र्क नज़र ना आने का।
चगेसर बोला, और बनकर बैठ गए हैं पीली कोठी के मालिक। खुदा अपने गधों को हलवा खिलाए तो कोई क्या करे। रहमतुल्लाह ने जोड़ा। गणपत का पता दिया खत आया था गांव से। रहमतुल्लाह कभी कभी गणपत को खत लिख दिया करता था। उसका जवाब आने पर अहाते में ज़ोर से पढ़कर सुना दिया करता था। रत्नी ने मालिक के दिए रुपयों में से जब बड़की का ब्याह किया तब बहुत बहुत लिखवाया गणपत को कि वह ज़रूर आ जाए, पर गणपत नहीं आया। मालिक को साल गुजरते न गुजरते बड़ी बी का इंतकाल हो गया। रहमतुल्लाह ने गणपत को लिख दिया था कि मरने से पहले वाले दिनों में बड़ी बी उसे बेहद याद करती थी। कहती थी मुस्टंडा निगोड़ा जाने कहाँ कहाँ की खाक फाँक रहा होगा। 2 बरस बाद अचानक शाम को डॉक्टर साहब को पीली कोठी के भीतर जाते देख अहाते वाले हैरान रह गए। ड्राइवर से पता चला कि नए मालिक का छोटा लड़का बीमार हो गया था। जब केस बिगड़ गया तो वे लोग डॉक्टर साहब को हाथ पांव जोड़कर ले आए हैं। डॉक्टर साहब बाहर आए तो अहाते के नौकरों ने घेर लिया। उन्हें लगा मानो अपने मालिक का ही एक अंश उनके समीप आ गया हो। डॉक्टर साहब सोच रहे थे कि कोई भी कोठी 2 ही बरस में अपनी पहचान की निशान इस तरह खो सकती है, यह तो नामुमकिन ही था। पर फिर भी हुआ ऐसा ही था। फूलों की लंबी कतार वाली सड़क पर अब फ़कत लाल बजरी बिछी थी। नाग चंपा का बस ठूंठ भर बाकी बचा था। बनफुलवा ने बतलाया कि नया मालिक कहता था उसकी लकड़ी दूसरे बेकार पेड़ों के साथ साथ टाल वाले को बेच दी गई थी। बेकार पेड़ों में नीम भी था। लाइब्रेरी को स्टोर बना डालना भी इन्हीं नए लोगों के वश की बात थी। इन कोठी के सामने ही तो पड़ती थी। बनफुलवा लगातार बोले चला जा रहा था। साहब नया मालिक तो रोवे है। बोलत रहा कि नए मालिक कहत हई कि बगीचा खातिर पौध और बीज मुफ्त लाओ दूसरी कोठी ते। इसी से तो उसे दूसरी कोठिन में काम करन देत हई। कहत हई खाद खातिर रुपया ना मिली, घोड़ी का लीद से बनाए ले। कहत हई कुदाली फावड़ा टूटे फूटे पर अपन पैसा से मोल करो। कहत हई एन खाने का टाइम मती आन धमको, अपन रोटी साथे बांध के लाओ। साहब बस बनिया बक्काल मालिक ते हमारी खाल बच गई। भला हुई गवा जो हम वो आफत में ना पड़े। देखो तो सगरा बगीचा सूखा पड़ा है। डॉक्टर साहब ने उसे चुप रहने को कह दिया। चलो बनफूल तुम्हारी खेती देखाएं। बनफूलवा जी उठा। खेती की तरफ जाते हुए देखा किशोर चंद्र की घोड़ा गाड़ी की अब भी वही शान बनी है। दोनों चकाचक चमक रही हैं। बनफुलवा की छोटी खेती में जब उसके जीवन निर्वाह का एकमात्र साधन थी, साग सब्जी की क्यारियों से हटकर एक और थोड़ी सी ज़मीन बचाकर पीले गुलाब की लतर उगाई गई थी, मेहराबदार लतर। कुछ और भी मालिक के मनपसंद फूल उगाए गए थे। बनफुलवा ने बताया इन फूलों को न तोड़ने की सख्त हिदायत दे रखी थी उसने। ये फूल कमाऊ बिकाऊ नहीं थे, बस किसी की यादगार थे जो एक गरीब अपनी कारीगरी से महकाए हुए था। डॉक्टर मनोहर सिंह को लगा कि पीली कोठी में अगर किशोर चंद्र कहीं भी जी रहे हैं तो इस माली के बगीचे में या फिर अहाते या अस्तबल में। उन्हें लगा कि यही है किशोर चंद्र के असली वारिस, ये रहमतुल्लाह कोचवान, जगेसर घसियारा, बनफुलवा माली। और वह तो जाने कहाँ भटक रहा होगा, गणपत बावर्ची। तो यह था मंजुल भगत जी द्वारा लिखित कहानी बेगाने घर में का अंतिम भाग। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।